क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करिए बैकग्राउंड क्या है डाउरी सिस्टम की, तो हम डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मीनिंग ऑफ डाउरी से या मैरिज इंस्टीट्यूशन से। क्या बेहतर लग रहा है आपको? माइक खोल के एकदम बोल दो, ज्यादा लोग नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ मैरिज जी, इंस्टीट्यूशन में। मैरिज इंस्टीट्यूशन से। तो या हमारी फिर जो, डेफिनेशन ऑफ द डाउरी मैम। हाँ, डेफिनेशन ऑफ डाउरी से भी हम बिल्कुल उठा सकते हैं और वहां पे हम सीधे सेक्शन 2 में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन देखो फर्क समझो, यहाँ पे आपका जब बैकग्राउंड एक शब्द आ रहा है, तो भले ही आप इंट्रोडक्शन में डाउरी को समझाएं, एक हेडिंग आपको अपने आंसर में जरूर देनी है, बैकग्राउंड ऑफ डाउरी सिस्टम। ठीक, आप लोग कहोगे इन्होंने तो आते ही पूछना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। और पहले मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों ने डाउरी एक्ट अभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक, तो हम छोटे से तौर पे, बेसिक तौर पे हल्का सा बेयर एक्ट के कुछ प्रोविजन देखते हैं, सेक्शन 2 में डाउरी की परिभाषा क्या है वो देखते हैं, और इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। हमारा भारत देश स्वतंत्र कब हुआ? अब देखो जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, उनको हल्का हल्का सा नोट डाउन करते रहना। अभी मैं शुरू की, आपको 2-3 क्लासेस में बोलूंगी, इनको नोट डाउन करो एंड यू विल रियलाइज, आपके जब विचार बनेंगे, आप एक अच्छा आंसर 10 नंबर का 2 पेज का अपने आप लिख दोगे। कैसे? जब हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने राइट टू इक्वालिटी की बात करी। हमने आर्टिकल 15 में किस बारे में बात करी? महिलाओं को प्रोटेक्शन देने की बात करी, अपलिफ्ट करने की बात करी, स्पेशल लॉज बनाने की बात करी। साथ ही हमने किस चीज की बात करी? डीपीएसपी, जहां पे हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो आपके लिए यहां से एक हिंट है, इन कुछ पॉइंट्स को जो मैंने अभी आपसे बोला, इन पॉइंट्स से क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस का आप एक प्रस्तावना, एक इंट्रोडक्शन बना सकते हो कि नहीं? ये ट्रिक है। जितने आपके पेपर 3 के क्वेश्चन है, भले आपको उनके बेयर एक्ट कुछ याद हो या ना हो, आप उनके आसपास, बिल्कुल लक्ष्य कह रहे यस, लक्ष्य बिल्कुल शर्माओ नहीं, माइक खोल के बोल दो। इट्स अ वेरी स्मॉल क्लास, अभी 2-3 दिन में और मेरे को लग रहा है और कम ही बच जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों के ये जो लॉ पेपर 3 है ना, लॉ पेपर 3 या लोकल लॉज जब आप जुडिशरी में दोगे, इसमें सबसे बड़ा रेस्क्यू पता है कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल उठा लो, प्रियम्बल में सोशल जस्टिस की बात उठा लो। समझ रहे हैं आप? जब हम इस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग इंट्रो देते हैं, डाउरी की परिभाषा 80 टू 90% बच्चे दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही डाउरी की परिभाषा मत दो इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको डाउरी की परिभाषा के साथ कुछ एड ऑन करने को अगर मैं कहूं, आपके विचारों की एक समलैंगिकता की मैं बात करूं, तो क्या वो मेरे को यहाँ पे परस्पर दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएट करता है मेंस में अच्छे मार्क्स और थोड़े से कम मार्क्स का। आप में से कोई कम नहीं है, लेकिन ये टेस्ट है कौन अपने विचारों को बांध सकता है। ठीक, तो अब यहीं से हम शुरू करते हैं डाउरी एक्ट को हल्का सा पढ़ना समझना। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के, प्रोहिबिट करना गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी, क्रिमिनलाइज करना डिमांड को, प्रिवेंट करना विमेन के हरासमेंट को, और जो मैरिज का कमर्शलाइजेशन है, जैसे अभी मेगा ने पिन पॉइंट किया था, एक ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, उसको हमने क्या किया है? कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया, उसको रुपयों में तोलना शुरू कर दिया। उसको हम क्या करते हैं? हम उसको एक तरीके से एनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते हैं। ठीक, एंड इसके अलावा महिला की डिग्निटी और इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। आप इनमें से किसी भी पॉइंट के बारे में, जो ये नीचे की तरफ दिए गए हैं, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी, ये जो नीचे की तरफ दिए गए हैं कुछ पॉइंटर्स, उनकी हेल्प से अपने आंसर में कभी भी कहीं पे भी फिलअप कर सकते हो। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, जैसे अभी पायल ने बोला कि हम डेफिनेशन ऑफ डाउरी से भी शुरू कर सकते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आपके सामने आते हैं कि डिफाइन करिए डाउरी।
10 सेक्शन का एक्ट है, लेकिन करीब करीब 15 से 16 क्वेश्चंस इस छोटे से एक्ट से बन जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ डाउरी 5 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये किसी क्वेश्चन के सपोर्ट में आके उसको 10 से 15 नंबर का भी कर सकता है। जितना मुझे एक अपेक्षा है लॉ पेपर 3 से एपीओ में, वो ये कि ये शायद आपको 200 वर्ड्स के क्वेश्चन देंगे विद इन द रेंज ऑफ 5 मार्क्स, जैसे पहले जीएस में आते थे। अभी जीएस में हमने क्या किया है, कम कर दिया है, 50 मार्क्स का कर दिया है, राइट। तो अब हम सही मायनों में एक बार बेयर एक्ट को देखते हैं कि बेयर एक्ट कह क्या रहा है। जो हमारा बेयर एक्ट है, सेक्शन 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बचता है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। ऐसा हार्डली हुआ है कि कहीं पे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट पूछ लिया गया हो, तो अगर आप इसको हल्का सा पढ़ के छोड़ दोगे, नो प्रॉब्लम। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2। सेक्शन 2 आपको अपने आप नंबर भी याद होना चाहिए सेक्शन का, और आपको परिभाषा भी याद होनी चाहिए किस चीज की, डाउरी की। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है डिफाइन करिए डाउरी, आप सीधे लिख सकते हैं सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 डिफाइंस डाउरी। कैसे डिफाइन कर रहा है, ये क्या कहता है, कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या तो दी गई है, गिवन, और अग्रीड टू बी गिवन, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब यहां पे आप जो कुछ पॉइंट्स को मिस नहीं कर सकते कि भाई मैं समझ गया हूं डाउरी क्या होता है। डाउरी होता है कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी का लेन देन, और आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिस कर दिया। हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, एग्जामिनर अच्छे मूड में हो, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। पर क्या होता है, एग्जामिनर्स के पास एक बेसिक ब्लूप्रिंट रहता है, और उसके अंदर जो पॉइंटर्स हैं, अगर मुझे अपनी कॉपी में वो सब मिलते हैं, तो आपके मार्क्स हम ज्यादा रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो बेयर एक्ट के ये जो शब्द है ना, इनको हमें लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। अब आंसर को लिखने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको एक लाइन में पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दीजिए, या फिर आप एक सीधे डेफिनेशन ऑफ डाउरी आगे लगाइए एक छोटा सा हैश, उसमें लिखिए सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, और नीचे की तरफ डाल लीजिए असेंशियल्स ऑफ डाउरी। सबसे पहले पॉइंट पे प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, नंबर 2 गिवन और अग्रीड टू बी गिवन, थर्ड पॉइंट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसे में क्या हुआ, मुझे पूरी लाइन पढ़नी नहीं पड़ी, एक नजर में मुझे पूरा का पूरा आपका समरी मिल जाती है कि अच्छा आपने डेफिनेशन ऑफ डाउरी पढ़ा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि लड़के वाले डाउरी देंगे, सिर्फ ये लिखा है बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू अदर पार्टी। यानी कि अगर आप अपने आंसर में लगातार सिर्फ इसको एक तरीके से एक जेंडर के पर्सपेक्टिव में लिखते आ रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत महसूस होगा। आंसर आपका बेयर एक्ट के शब्दों से ही बन के निकलेगा, और उसके लिए हमें ये कीवर्ड्स कैच करने हैं। तो देखो डाउरी की परिभाषा क्या हुई, जिन लोगों ने बेयर एक्ट पढ़ा है याद है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं पढ़ा मेरे साथ ही याद कर लो। डाउरी क्या है भाई, डाउरी बढ़िया है, जज बन जाते हैं तो लड़की वाले गाड़ी दे देते हैं, बढ़िया, हो सकता है फ्लैट फ्लैट भी नाम कर दें, नहीं ये नहीं लिखना है। डाउरी क्या है, डाउरी है हमारी कोई संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो गिवन है, या तो दी गई है या अग्री किया गया है देने के लिए। अब यहां से भी आपके कुछ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस निकल सकते हैं, या तो दे दी है, या हमने अग्री किया है कि ठीक है शादी के बाद हम इस वक्त आपको ये दे देंगे, या जब शादी के बाद लड़की पग फेरा करने आती है तब हम आपको गाड़ी देंगे। ठीक है, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली दिया गया है या कुछ इनडायरेक्ट एलिमेंट के साथ दिया गया है। लड़की वाले द्वारा लड़के वालों को कहीं नहीं लिखा है, बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू अदर पार्टी, स्कोप को बढ़ा दिया है। दूसरे पॉइंट पे बाय पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू अ मैरिज,
या तो पार्टी द्वारा, लड़का खुद दे रहा है या लड़की खुद दे रही है, या बाय पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी और बाय एनी अदर पर्सन टू ईदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे जो और टू एनी अदर पर्सन है, इसका मतलब पड़ोसी नहीं है, ये समवेयर और द अदर एजेस्डम जेनरस जैसा है, जो उस परिवार का हिस्सा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस परिवार को। ठीक, अब देखो बेसिक कंटेंट्स आपके सामने यहाँ पे हमने रख दिए हैं। मैरिज में आपकी असेंशियल्स ऑफ डाउरी क्या है? सीधे सीधे हमको 3 बातों का ख्याल रखना है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आए, बैकग्राउंड ऑफ डाउरी बताओ, असेंशियल फीचर्स ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बताओ, डाउरी क्या होती है ये एक्सप्लेन करो। ये 3 पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं पे डिस्कस करने जरूरी है। अगर आप ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हो, आपके आंसर में आपको अबव एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, जिसमें आपने बेयर एक्ट की हूबहू शब्दों को अपने आंसर में सम्मिलित किया है ना? प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, अग्रीड टू बी गिवन और गिवन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, by one party to another party or by parents of either party to any other person, either party to marriage और कोई अन्य अगर व्यक्ति है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये क्या सिर्फ एट द टाइम ऑफ मैरिज ही दिया जाएगा? एट द टाइम ऑफ मैरिज ही हम कहेंगे कि ये डाउरी है? इस बारे में आपका क्या कहना है? कोई भी बताइए। हाँ जी, क्या शादी के समय ही अगर लेन देन की बात होती है, कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, तो क्या हम उसी को कहेंगे कि ये डाउरी है? हाँ ना? हाँ जी लक्ष्य। हाँ जी, बिफोर और आफ्टर मैरिज, एनी हाँ, टाइम। एट एनी टाइम बिफोर और एनी टाइम आफ्टर मैरिज, इंक्लूडिंग बिफोर एंड आफ्टर। लेकिन ये सब कुछ भले ही बिफोर या आफ्टर है, इट शुड बी विद द नेक्सस। ये मैरिज का नेक्सस होना चाहिए, यानी कि कनेक्शन होना चाहिए कुछ शादी से। मैं एक कंपनी में हूं, वेयर बाय मेरी एक अच्छी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट है, एंड जो उस कंपनी के मालिक हैं, वो अपने लड़के को मेरे लिए कहते हैं कि भाई आप दोनों शादी कर लो। लेकिन ये अपनी जगह पर्सनल अफेयर चल रहा है, और दूसरी तरफ जो कंपनी के मालिक हैं, वो से मेरे को एक BMW दे देते हैं। क्या ये डाउरी है? बिकॉज मैरिज के नेक्सस में नहीं आ रहा हूँ। बिल्कुल। यहाँ पे अब ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल क्यों कह रही हूँ, बच्चे आपके जो आपके मेंस के आंसर हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसे ही चलना है। कैसे? सबसे पहले आपका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, तो आप बैकग्राउंड में नहीं जाओगे। लेकिन अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, खुद से पूछ रहा है इसका क्या कारण था कि डाउरी एक्ट आया, बैकग्राउंड क्या था, तो आप पहले एक सॉलिड इंट्रोडक्शन लिखोगे। सॉलिड इंट्रोडक्शन में, क्योंकि आप लॉ के छात्र छात्राएं हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करिए, ऐसे वाले छोटे लॉज में वो हमेशा सपोर्ट कर देता है। और भी कुछ नहीं, सामाजिक न्याय की बात कर दो, आर्टिकल 15 की एक लाइन लिख दो, ठीक है? उसके बाद आप आइए डाउरी की परिभाषा, जो बेयर एक्ट के शब्द हैं उनको आपने बताया, और फिर आप देंगे तीसरे नंबर पे जाके अपने एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स में आप कोई केस लॉस के फैक्ट्स अगर आप याद रखते हैं तो वो दे दीजिए, नहीं याद आ रहे, हम ब्लैंक हो गए, तो अपने आप बनाकर लिख दीजिए, पर एग्जाम्पल की एक हेडिंग बना दो, अंडरलाइन कर दो। आपका आंसर आपको बखूबी बहुत अच्छे से आप प्रेजेंटेबल तरीके से लिख के आ पाओगे। पढ़ते सब हैं, लिखना क्या है? मेंस के समय जाके लिखते लिखते ब्लैंक होते हुए भी मैंने अपने साथियों को देखा है, और वो मुझसे ज्यादा पढ़ के गए हुए हैं।
ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमने लिखने की पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं की होती, अपने दिमाग में पहले से कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए होते आंसर्स के, तो हम ऑन द स्पॉट जाके कई बार ब्लैंक हो जाते हैं। सुबह की शिफ्ट में पेपर है, शाम की शिफ्ट में पेपर है, फिर अगले दिन पेपर है, रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो हमें ये जो 1 महीना है, इसमें इतना लिखना है कि हमारी उंगलियों में दर्द होने लगे। तो मतलब मेंस से 1-2 दिन पहले छोड़ देना, इतना दर्द नहीं कि वहां पे जाके लिखा नहीं जा रहा, लेकिन आपको लिखने की अब प्रैक्टिस करनी है। मैंने आज तक रेयरली हार्डली किसी को देखा है कि जिसने बिना लिखे मेंस निकाल लिया हो। कॉपियां भर भर के आप अपने जानकारी में पूछ लीजिएगा, कहीं कहीं रजिस्टर्स भरे होते हैं आंसर्स लिख लिख के, तब जाके मेंस निकलता है ना। तो लिखने से आलस नहीं करना है, ठीक। एंड दिस इज ऑल्सो वन पर्पज ऑफ द क्लास। तो अब यहाँ पे अभी हमने सेक्शन 2 ऑफ क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम इस सेक्शन के ये 3-4 पॉइंट्स आप लिख के आ जाना। बिल्कुल परेशान मत हो, ये नोट्स मेकिंग क्लास नहीं है। आई विल प्रोवाइड यू प्रॉपर नोट्स। ये आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार से आपको प्रॉपर यहाँ पे ये नोट्स मिलेंगे विद क्वेश्चन, जिसमें आप अपने हिसाब से चीजों को आगे पीछे करके अपने आंसर्स लिख लेना। फिर से अगेन मैं कहूंगी, टाइम मैनेजमेंट अभी कोई कह रहा था ना, टाइम मैनेजमेंट इसलिए यहाँ पे हमारा पीछे रह जाता है क्योंकि हम फिर नहीं लिख रहे। चाहे आप इसको अभी खोल के लिखो, जो मैंने आपको दिया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ बेस्ट है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर दे रहा है। आपको ये पता चल रहा है कि मेरे को क्या लिखना है, कैसे लिखना शुरू करूं, ब्लैंक नहीं हो। इसी को आप देख देख के थोड़ा सा लिखना शुरू करना, और उसके बाद आप देखोगे आप इन सब से बहुत अच्छा लिख पा रहे हो, ठीक। क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ रही हूँ, उतना दिल लगा के नहीं पढ़ रही जितना दिल लगा के एक एस्पिरेंट पढ़ता है ना। मेरे को ये है कि मेरे को तो स्ट्रक्चर देना है, मैं अपनी तरफ से अच्छा ये केस बता देती हूँ बच्चों को, लेकिन आप लोगों का क्या, आप पूरा दिल लगा के लिखोगे, आप दिल लगा के सोचोगे नहीं ये पॉइंट भी डालें, है ना। तो इसीलिए लिखने की हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप ये मत सोचना कि ये तो बताए बताए जा रहे हैं, कुछ लिखवा नहीं रही। मैं आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी, और लिखने का टाइम आपको अपना पूरे दिन का मिलेगा, रात का मिलेगा इस क्लास के बाद। ये क्लास हमारी थोड़ी डिस्कशन बेस्ड रहेगी, और हम जल्दी जल्दी अपने एक्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा भी पैटर्न समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम क्लास में ऐड ऑन हुए हैं। तो एक होता है ना कि थोड़ा सा एट पार आने में कि अच्छा ये बताना क्या चाह रही है, क्या इनका तरीका है ना। तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। आई होप स्लोली ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड कि मेरा क्या टेक्निक है ना। तो हम जब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डाउरी की, तो हमने देखा सेक्शन 2 एसेंशियल्स की हमने बात करी, और हमने टाइम की भी बात करी, ठीक। इन तीनों चीजों की हमने बात करी, और अब सेक्शन 2 से ही आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है, और ये आपके बिहार एपीओ में आ चुका है 2025 में, पिछले साल ही। अपनी मर्जी से नहीं बनाया है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन करिए डाउरी, जो कि आपके बेयर एक्ट में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के हिसाब से। समझ गए हमें कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है ना। बिल्कुल एक्ट की भाषा उठानी है, एसेंशियल्स ऑफ डाउरी बताने। सबसे पहले क्या, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी है, गिवन है या अग्रीड है, बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बाय ईदर पार्टी, उनके पेरेंट्स या एनी अदर व्यक्ति, एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, वो आप कर सकते हो, बिफोर और आफ्टर भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड अब ये पूरी की पूरी कहानी करने के बाद हमने एक खंड इस क्वेश्चन में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में है, और आप अपना ये पूरा का पूरा पार्ट सॉलिड करके गए थे, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, ठीक। अब आपसे दूसरा पार्ट यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, क्या मेहर जो डिमांड करती है एक मुस्लिम वधू, मुस्लिम ब्राइड, एज अ कंसिडरेशन ऑफ अ मैरिज, क्या वो भी डाउरी है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेयर एक्ट आपके सामने खोल देती हूँ, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, वरना आप कहोगे तो चीटिंग कर रही है, पूरा हमें सेक्शन पढ़ा नहीं रही है और क्वेश्चन पूछ रही है। डाउरी समझ में आ गई, बैकग्राउंड हल्का सा समझ में आ गया, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा क्या पॉइंट्स डालने समझ में आ गया, सब लिखित में आपको मिल जाएगा, क्लास के बाद एक बार गो थ्रू आपको करना है, ठीक। अब बात आती है
तीसरी चीज की, जो कि है आपका एक्सेप्शन जैसी चीज, कि क्या मेहर डाउरी है? हाँ जी बताइए। ये देखो आपके सामने ये रही ट्रिक, तो जूम आउट कर देते हैं इसको। हाँ जी, क्या मेहर? नहीं मैम, अकॉर्डिंग टू हाँ जी सेक्शन पायल बताइए। 2 प्रोविजो, हम्म डॉरी हम्म जो मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत दी गई मेहर दहेज में शामिल नहीं है। हम्म हम्म ये बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या, कि 1984 में अमेंडमेंट आके इसको थोड़ा क्लियर किया गया। ठीक है, चलिए उसको हम नहीं भी डालेंगे तो दैट इज फाइन। हमें यही लिखना है कि एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2, हमारी धारा 2, ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की अपने आप में एक इसका अपवाद देती है। वो क्या है कि जो मेहर है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत, उस पर ये परिभाषा लागू नहीं होगी। लेकिन क्या इतना लिखने से आप सेटिस्फाइड हो अपने आंसर में, और भी कुछ लिखना चाहोगे? हाँ जी, मेहर के बारे में तो इतना ही है मैम। बस इतना ही लिख के आ जाओगे? देखो कोई और कुछ और लिख के आएगा फिर नंबर कम हो जाएंगे हमारे। हाँ जी, अरे कोई और भी तो बोलो। पुरुषोत्तम है यहाँ पे, पुरुषोत्तम, और कौन है? मनीषी है, अरे मेरे को नाम लेके बोलना पड़ेगा। नरगिस है। Yes, मैम। नरगिस आप तो बहुत अच्छा लिखते हो, जल्दी बताओ क्या क्या लिखोगे? मैम हम इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस से, ये देखो जिसमें ये ये कहा बच्चे गया है। बता नहीं रहेगा, मैं कह रही हूँ कंपटीशन है, वो बताते नहीं है, मैं क्यों बताऊं? केस लॉ बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। चलो गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं यहाँ है, एक्चुअली मेरा एक्सेस नहीं हो रहा था माइक। ओके मनीषी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। पुरुषोत्तम आप तो भी कुछ कहना इस चाह रहे थे? केस में मैम ये कहा गया है कि बिकॉज इट इज ए कस्टमरी राइट, हम्म तो इस केस से सतबीर हम इसको सिंह वाले सपोर्ट केस कर में कहा है सकते कि हैं। अगर कोई भी कस्टमरी राइट है ना, तो वहां पर ये लागू नहीं हो रहा है। और सतबीर जी। सिंह वाला केस अपने आप में मेहर के बारे में नहीं, स्त्री धन के बारे में काफी हद तक बात कर रहा था। पुरुषोत्तम आप कुछ कहेंगे? Ma'am, marriage is not related to or connected to marriage. It is connected to the separation of the marriage या फिर कहा जाए divorce या तलाक. That is why वो, क्योंकि यहाँ पे नहीं कहा ये गया मत, है नहीं कि ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखना, नहीं लिखना नहीं लिखना नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। ठीक है मैम, ये ठीक है मैम। थोड़ा सा आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रही हूँ, यू आर नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, पर आपका ये लाइन, क्योंकि आप सामने नहीं है, आप उनके स्टूडेंट नहीं है, वो आपकी भावना को नहीं समझ रहे हैं, ये लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी टू द कॉन्टेक्स्ट। देखो ये बात आप जो कह रहे हो वो इसलिए कह रहे हो क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम मुस्लिम निकाह में। हाँ जी मेघा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम जो निकाह होता है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होती है, तो मेहर एज अ हाँ कंसिडरेशन हम लिख सकते हैं, और जो कि हिंदू हाँ कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है। हाँ, तो पुरुषोत्तम आप जो ये कह रहे हो ना कि वो मैरिज से रिलेटेड नहीं है, ये मत लिखना, क्योंकि जब निकाह फिक्स होता है तभी मेहर फिक्स होती है, ये बात अलग है। कुछ मेहर आप मुअज्जल होती है, मुवज्जल होती है, वो बाद में डिमांड करती है कोई, है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में आप जो कह रहे हो मैं समझ रही हूँ। लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे इसका मैरिज से कोई रिलेशन नहीं है, यू विल डायरेक्टली लूज मार्क्स। तो ये लाइन नहीं लिखनी है। यहाँ पे जो अभी मेघा ने जैसे बताया, आप मेहर को 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हो। सेक्शन 2 देखो, सबसे पहले हमने प्रमाणिकता की बात करी। प्रमाणिकता मींस मैं आपको एविडेंस देती हूँ, अपने आंसर को मैं क्या कर रही हूँ, एविडेंस बेस बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा भाई सेक्शन 2 में अपने आप में एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्का उसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। वो क्या कि जो मेहर है ये एक तरीके से मुस्लिम्स में दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज एज कंसिडरेशन, क्योंकि उनकी जो नेचर ऑफ मैरिज है दैट इज समवेयर और द अदर कॉन्ट्रैक्चुअल, और इसका जो उद्देश्य था शरिया के मुताबिक वो महिला के अधिकारों को सुरक्षित करना था, और हमारा ये एक्ट उसी को ही तो आगे बढ़ा रहा है।
तो एक लाइन आप ये डाल सकते हो। और बेस्ट तो ये रहेगा बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके। ये सिनेरियो कब आएगा इधर उधर की ऐसी वाली बातें करनी में, ठीक, शरिया डाल दो, अकॉर्डिंग टू मुल्ला डाल दो, ये सब कर सकते हो आप, मेंस में आपके पास ये लिबर्टी है, ठीक। बस उसी को अपने दिमाग को हमें अभी स्ट्रक्चर वाइज हमें डालना है कि अगर मान लो मुझे केस लॉ नहीं आता इस चीज पे तो मैं क्या करूं, तो आप किसी टेक्स्ट बुक का रेफर कर दो। अकॉर्डिंग टू मुल्ला मैरिज एक सेक्रेमेंट है, मुस्लिम मैरिज इज सेक्रेमेंट येट कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मुल्ला तो दिख रहा है उसको, समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स धीरे धीरे जब आप लोग जुड़ोगे, डेली आंसर्स लिखोगे, डेली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो आप अपने आंसर्स में आज एक आंसर लिखना और आज से 15 दिन बाद वाले आंसर को इवैल्यूएट करना, यू विल रियलाइज स्टार का डिफरेंस। ये मेरी गारंटी, क्योंकि मैंने खुद अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट किया है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम कभी भी दे रहे हो, चाहे एलएलएम का दे रहे हो या जुडिशरी का दे रहे हो, अब एपीओ मेंस दे रहे हो, आपको लिखना पड़ेगा अगर मेंस का पेपर है, ठीक। और जब हम लिखते हैं तो हमारी इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो जैसे अभी हम एक दिमाग में कंफ्यूजन हो सकती है, भाई मेहर का शादी से लेना देना नहीं है, आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो ओके अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वो चीज कॉपी पे आते ही आपको रॉन्ग मार्क हो जाएगा और मार्क्स कट जाएंगे। तो हमने एक तरीका था सेक्शन बताया, दूसरा तरीका था हमने कोई टेक्स्ट बुक का नाम और मेहर के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में बताया, जैसे अभी मेघा ने बताया। बट द बेस्ट वे आउट विल बी, जैसे मनीषी ने कहा, कुछ बेसिक केस लॉज इन एक्ट्स के कोशिश करो दिमाग में बैठ जाए। जैसे कि जो हमारे मोहम्मद उस्मान वारसी वर्सेस मोहम्मद फारूक हैं, उसमें क्लियरली ये चीज सामने आई, ठीक। तो यहाँ पे फारूक भाई को आप याद रख सकते हैं, इन्होंने कहा सुनो मेहर को फारूक करो यहाँ से, ठीक है। सेक्शन 2 जो डाउरी है इससे वो फारूक, मतलब इट्स लाइक कि अब यहाँ से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो इन केसेस को एक छोटा सा अपना जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो साइड में लिखते जाओ, कनेक्शंस देते जाओ। मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली एक ये चार्ट बनाया है, टुवर्ड्स द एंड आपको इसमें रिवीजन के लिए मिलेंगे सारे केसेस इसी प्रकार से, देखो है ना। और ये जो सतबीर वाला है ना, इसके अंदर आपका ये हिंदू मैरिज, स्त्री धन, सून बिफोर हर डेथ, 3-4 पॉइंट्स पे आता है, ठीक। बट ये भी अगर आप लिखते हो तो गलत नहीं होगा, ओके। सो यू विल रियलाइज कि अगर हमारे पास 4-5 केसेस हैं अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए, जैसे अभी मनीषी ने सतबीर वाला यहाँ पे डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन तो वो डायरेक्टली डील नहीं कर रहा। यहाँ पे कोई कोर्ट के सामने आप जज साहब के सामने रूलिंग नहीं दे रहे हो, एग्जामिनर के सामने उसको सेटिस्फाई करना है, टू द पॉइंट नहीं भी है चल जाएगा। लेकिन आपका आंसर मुझे वेल इक्विप्ड दिखता है विद एविडेंसेस, प्रमाण के साथ मुझे दिखता है। आपके आंसर सपोर्टेड है विद सेक्शन, प्रोविजन, ऑथर के नाम और केसेस के नाम। तो मेरे आपके जो मार्क्स हैं वो बाकी के 80 to 90% बच्चों से 1-2-4 नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अदर साइड विच इज योर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, ठीक। सो यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेहर की, अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आए कि क्या मेहर जो मुस्लिम ब्राइड्स को दिया जाता है उसको हम डाउरी कहेंगे, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखनी है कि वो हम डाउरी नहीं कहेंगे। और उसके लिए आपके सामने केस है मोहम्मद उस्मान वर्सेस मोहम्मद फारूक। आपका जो हिंदी में है उसमें एज इट इज इसी का ही हमने ट्रांसलेशन डाला है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे करके भी चीजों को अपने मुताबिक लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो भाषा है ये ट्रांसलेटेड भाषा है, ठीक। मेरी इतनी अच्छी अभी भी नहीं है हिंदी, मुझे थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से उन चीजों को देखिएगा, अपने हिसाब से भाषा चयन कर सकते हैं अगर कोई भी भाषा मुश्किल लग रही है, लेकिन फ्लो, कॉन्टेक्स्ट, केसेस जो आपको मिल रहे हैं उनको धीरे धीरे याद करना शुरू कर दो। तो अभी तक देखो हमने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में क्या क्या समझ लिया, अभी तक की कहानी में बैकग्राउंड क्या थी, क्यों आया, और उसको हमें सपोर्ट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन घुसा देंगे, महिला के अधिकारों के बारे में बात कर देंगे। उसके साथ साथ फिर हमने देखा डाउरी क्या है, एसेंशियल्स ऑफ डाउरी क्या है, और क्या मेहर डाउरी कहलाई जा सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने केस भी देख लिया, वो क्या है, उस्मान वर्सेस मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक वाला केस स्पेसिफिकली कहता है कि जो निकाह है आपका वो
रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस लीगल ऑब्लिगेशन हस्बैंड से वाइफ की तरफ जाते हुए, और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है वधू को, ना कि एक समाज में ईविल की तरह काम करता है। अब यहीं से दूसरा पॉइंट आता है कि क्या जब मैं बात करती हूं स्त्री धन की, जब हमने देखा आपका मेहर, मुस्लिम मैरिज के अंतर्गत मेहर देखा, तो मेहर तो ठीक है, डाउरी नहीं है, पर क्या स्त्री धन डाउरी है? दूसरा यहाँ पे देखो, इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखो, डाउरी को एक्सप्लेन करिए तो डाउरी के एसेंशियल्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। उसके बाद आपकी बात आती है क्या सब्सिक्वेंट डिमांड फॉल करती है विद इन द मीनिंग ऑफ मैरिज। तो जैसे अभी लक्ष्य ने पॉइंट आउट किया था एंड पुरुषोत्तम ने भी कहा था कि बिफोर आफ्टर, यानी कि इवन आफ्टर मैरिज, शादी हो गई है, लड़की घर चली गई है, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, है ना, जहां पे हम डाउरी डेथ जैसे इंस्टेंसेस भी देखते हैं, इवन हमारी बीएनएस में भी इन चीजों को एक्नॉलेज किया गया है। तो सब्सिक्वेंट डिमांड डेफिनेटली हो सकती है। डाउरी का मतलब ये नहीं शादी के दिन ही दिया गया हो, उसके बाद भी अगर कोई डिमांड हो रही है वो भी उसमें आएगी, ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पे आपको केस लॉ मिलेगा। और फिर हम बात करते हैं कि क्या स्त्री धन डाउरी है, इस बारे में आप क्या कहोगे? पहले आप ये बताइए, मेहर क्लियर हो गया है ना, मेहर तो फरूक हो गया, अब स्त्री धन के बारे में बताइए, क्या स्त्री धन डाउरी है? अरे अरे जल्दी बताओ। सब सो गए हो क्या? हाँ जी नो मैम, मनीषी नो बताइए। नो नो मैम। हाँ हाँ बताओ मैम बताओ। ये कहीं पे भी पेनलाइज नहीं है, तो स्त्री धन डाउरी तो नहीं है। हाँ स्त्री धन डाउरी नहीं है, अपने को ये तो जी। पता चल गया डाउरी नहीं है, पर ये लिखना थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, मैं समझ गई। मनीषी के मन में आ रहा है नहीं देखो कहीं पे डिफाइंड भी नहीं है, कहीं पे एक्सेप्शन भी नहीं है, तो यार इसका क्या स्टेटस होगा, लिखेंगे कैसे? वही तो हमारी क्लास का एजेंडा है। सो स्त्री धन डाउरी क्यों नहीं है? स्त्री धन आपके पैदा होने पे लड़की हो गई स्त्री धन दे देते, तो होता नहीं है ना, शादी में जो लड़की को गिफ्ट्स मिलते हैं उनको स्त्री धन बोलते हैं। तो ऐसा क्या है जो उसको डाउरी से अलग करता है? जल्दी से देखो ये एक शब्द। बिकॉज मैम वो वॉलेंटरी दी जाती है, इसमें किसी तरीके का कोर्शन या प्रेशर नहीं होता है। बिल्कुल, डिमांड नहीं है, वॉलेंटरी गिफ्ट्स हैं, लड़की को दिए गए हैं, उसकी अपनी खुद की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, महिला की संपत्ति है। हिंदू जो हमारा सक्सेशन एक्ट है, और ये जो हिंदू में वुमेन प्रॉपर्टी, महिला की संपत्ति को लेके हम देखते हैं, एक्सक्लूसिव राइट होता है महिला का उस संपत्ति पे, तो उसको हम डाउरी नहीं कहेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिस्टिंग्विश करता है वो क्या, डाउरी के साथ डिमांड जुड़ी है ना, और स्त्री धन हमारा वॉलेंटरी है। तो अब यहाँ पे स्त्री धन के लिए आपको जो केस याद रखना है वो क्या, कि हकम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। डाउरी, ये जो एक डिस्टिंग्विश मैंने निकाला है, ये कुछ ना कुछ हकम सिंह के थ्रू ही आया है। डाउरी ब्रॉडर है, उसमें कोअर्जन है, डिमांड है, हरासमेंट है, जलीलियत करते हैं, आपको नीचा दिखाया जाता है, एक कॉस्ट आती है जो कि अपनी इच्छा से नहीं दी जा रही है। लेकिन जब हम स्त्री धन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वॉलेंटरी गिफ्ट होता है। तो क्या आपको ध्यान में रखना है, फरूक हो गया मेहर, और क्या हुक्म हुआ कि स्त्री धन डाउरी नहीं है। ये क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं, इनको आप कैसे लिखोगे, कैसे कवर करोगे, वंस यू विल गेट दिस पीडीएफ आफ्टर द क्लास, आई होप आपको हेल्पफुल लगेगा। बस इसको रिवाइज करके इन्हीं को अपनी भाषा में छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लेना, एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज कर लेना। आई कैन बेट आपके डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का कोई क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा,
ठीक, तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, बैकग्राउंड, डाउरी समझ ली, डाउरी में सब्सिक्वेंट डिमांड भी हो सकती है, और मेहर डाउरी नहीं है, स्त्रीधन डाउरी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में ही देखो कुछ भी, एक तो मेहर का तो नेचर ही अलग है, वो तो महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लॉ में एज अ कंसिडरेशन दिया जाता है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ किस चीज की, जब मैं बात करती हूँ स्त्रीधन की, तो वो वॉलेंट्री गिफ्ट है, वहां पे कोई भी डिमांड नहीं है एज सच। ठीक, अब जब सब्सिक्वेंट की बात हम करते हैं कि क्या एट द टाइम ऑफ मैरिज ही डाउरी होगी, या डाउरी सब्सिक्वेंटली भी मांगी जा सकती है, 3 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसे बहुत केसेस आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको जो दो केसेस याद रखने के लिए कहूंगी, वो है अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। देखो, स्टेट ऑफ हरियाणा तो ऐसे याद हो जाएगा कि हरियाणा में बेचारी महिलाओं का सेक्स रेशो भी देखो कितना डिक्लाइन हो रहा है, महिलाओं की थोड़ा सा सम्मान में कमी लग रही है। आई एम सॉरी अगर आप में से कोई हरियाणा से है, तो सिर्फ याद करने के लिए ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, एंड दूसरा अशोक कुमार और सतबीर सिंह, इन दोनों केसेस में ये बोला गया है, अशोक कुमार तो था ही, क्रूअल था, है ना, अशोक, महाराजा अशोक। ठीक है, सो अशोक तो क्रूअल था ही, तो भाई उसमें सीधे सीधे बात है कि भाई कभी भी किसी भी वक्त अगर कॉन्टिन्यूअस डिमांड्स हैं, यहाँ पे एक शब्द बोला गया, कॉन्टिन्यूअस डिमांड्स हैं, पोस्ट मैरिटल डिमांड्स हैं, वो भी किस कैटेगरी में आएंगी? डाउरी की कैटेगरी में आएंगी। और सतबीर ने थोड़ा सा इन चीजों के बारे में ये कहा कि आपको लिबरल इंटरप्रिटेशन रखना इन कनेक्शन विद मैरिज, यानी कि द केस इन्वॉल्व एलिगेशंस ऑफ क्रुएलिटी, डाउरी हरासमेंट लीडिंग टू डेथ ऑफ मैरिड वुमेन, ये डाउरी डेथ पे भी काम करेगा। 2021 का केस है, हाईलाइटेड केस है, लाइव लॉ पे पूरा निकाल के पढ़ लेते अगर 2 महीने होते, पर अब मैं नहीं कहूंगी पूरे पूरे केसेस पढ़िए, आपका AOR का एग्जाम नहीं है, 2-4 लाइनों में केस के नाम दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जब हम बात करते हैं इन कनेक्शन विद मैरिज, उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। सब्सिक्वेंटली भी कभी भी किसी भी वक्त अगर डिमांड की जाती है, तो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर हरास किया जाता है लड़की को, अपने घर से ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, लेके आ, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू मैरिज। एकदम सत्य बात बोली है। ठीक है, तो अशोक कुमार, सतबीर, ये 2 केसेस हमारे किसके साथ डील कर रहे हैं? सब्सिक्वेंट डिमांड के साथ। फरूक कौन हो गया? मेहर फरूक हो गई। और हमारा ये हकम ने क्या किया? किस चीज के साथ जोड़ दिया? याद हो गया होगा, अब तो इतनी बार मैंने बोल दिया है। किसके साथ जोड़ दिया? जल्दी बताओ, माइक खोलो, आलस में नहीं आओ। स्त्रीधन दहेज नहीं है। हाँ, स्त्रीधन दहेज नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने जितने किए, ये सारे के सारे मात्र आपके सेक्शन 2 डाउरी की परिभाषा से ही निकल रहे हैं। ठीक, बेयर एक्ट पढ़ लिया था, एक दिन में 4 पढ़ लिए थे, लेकिन डाउरी की डेफिनेशन भी याद कर ली थी। क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और किस तरह से उनको लिखना है, और केस लॉज भी मिल गए। तो अब तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप बढ़िया से लिख दो, है ना? किसी को अभी तक कोई डाउट? ये बताओ, यस, नो, हैप्पी, सैड, कोई रिएक्शन, कोई रिएक्शन? ओके, नो, यू कैन ओपन योर माइक एंड टेल मी। हाँ जी, नो मैम, ऑल आगे गुड। बढ़ जाए? ओके, आगे बढ़ मैम जाए। हाँ जी, मैम जैसा अभी वर्तमान में चल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन है कि अगर लेडी ये कहती है, मतलब वुमेन ये कहती है कि मेरे मदर को या मेरे फादर को पैसे दो आफ्टर मैरिज, तब भी मैं साथ रहूंगी, वहाँ हाँ, ट्रांजेक्शन करो, तो वो हाँ, भी डिमांड ऑफ डॉरी होगा नहीं हाँ, होगा? और प्लस में एक चीज और, हाँ, कि अगर हाँ, हम डिमांड कर ले, मतलब मैन डिमांड कर ले, तब तो है इन रिलेशन टू मैरिज, अगर सालिया जूते चुराई के 1 लाख रुपए मांगती हैं या स्टेप से, मतलब ये खैर अलग से वो हो गया, तो क्या वो भी डाउरी में कह सकते हैं, क्योंकि इन रिलेशन टू मैरिज है वो? हम्म, हाँ, लेकिन वो देखो जो सालिया मांग रही है वो दैट इज अ कस्टम। ठीक है, वो मतलब आप समझ रहे हो, वो डिमांड है लेकिन
लेकिन आपसे पहली बात इस तरीके का मेन क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी बात, ये एक तरीके के कस्टम है जिसे हम हंसी खेल वाली कस्टम मानते हैं। तो इसीलिए ये जो आपका जूता चुराई वाली बात है, ये आई थिंक इसको तो हम बिल्कुल अलग रख देते हैं। पर जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ केस लॉज और जो आजकल मेन राइट की बात कर रहे हैं ना, वो इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हम बेयर एक्ट खोलते हैं, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा कि आदमी देगा, मतलब आदमी को लड़की के घर वाले रुपया दे रहे हैं। यहाँ पे ओपन है, वाइडर डेफिनेशन है, यानी कि स्कोप तो डेफिनेटली है कि अगर लड़की वाले बिल्कुल ये कहें कि देखो हमारी लड़की से तभी शादी होगी जब तुम हमारी लड़की के नाम 5 करोड़ का ये बंगला कर दोगे, दैट विल अमाउंट टू डाउरी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज तक भी हमारे समाज में पुरुषोत्तम, शादी के बाद जब लड़की शादी के रिश्ते से बाहर जाने की, स्टेप आउट करने की कोशिश करती है, तब वो डिमांड करती है। मतलब आपने भी प्रैक्टिकली आज तक जितने केसेस देखे होंगे, आई हैव हार्डली सीन एनीबडी से कि वही लड़की आईएएस ऑफिसर बन गई है, अब उसके घर वाले कह रहे हैं देखो अगर तुम हमारी लड़की के नाम नोएडा में ये 6 करोड़ का फ्लैट करोगे तब हमारी लड़की से शादी कर पाओगे। मैं ये तो वो वाले बॉलीवुड के वो पुराने वाले मूवीज याद आ जा रही हैं इससे कि तुम क्या हो, मैं तो जी शायर हूँ। शायर हो, अरे नहीं शौक के लिए ठीक मैम, है। पहले का नहीं, बिफोर मैरिज नहीं, लेकिन आफ्टर मैरिज के चैम्बर पे भी हमारे केस हैं, और वैसे भी हाँ, मैंने देखे हैं जहां देखो वो नहीं, कहते हैं कि आफ्टर अब ऐसा करो। पुरुषोत्तम आफ्टर मैरिज वो किस ल्यू में है? वो इस ल्यू में होते हैं कि हम डिवोर्स ले रहे हैं। अगर ये शब्द ना आए और सिर्फ ये आए कि मेरे को अपनी माँ का 9 लखा हार दे, दिस शुड नॉट कम। ठीक, क्योंकि इससे कंप्लीटली जो हमारा एक पैरामीटर होता है ना डाउरी एक्ट में आने का, वो बिगड़ जाता है। और हो सकता है आगे चल के हम सही में इस तरीके के एक लिबरल सोसाइटी में आ जाए जो पितृसत्तात्मकता से दूर हो जाए और पुरुषों को भी इसका लाभ मिलने लगे। क्योंकि आई एम नॉट डिनाइंग, महिलाएं भी आजकल बहुत ज्यादा हरास कर रही हैं पुरुषों को, लेकिन अगेन जितना मैं समझ पाई हूं आज तक भी वो डिवोर्स के साथ जुड़ जाता है, तो वो इस वजह से इस कैटेगरी में नहीं आ पाता। उसका नेक्सस डिवोर्स के साथ ज्यादा अटैच हो जाता है एज कंपेयर टू नेक्सस ऑफ मैरिज। सेक्शन 2 असेंशियल्स पॉइंट 3 नेक्सस विद मैरिज। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और ये एग्जांपल्स मत लिख के आना, ये चर्चा के लिए ठीक है। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में हम सेक्शन 3 की तरफ पहले चलते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी। पहले सेक्शन 3 कर लेते हैं। पता चला आप कह रहे हो कि क्या इतनी देर हो गई, हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। देखो, सेक्शन 3 सिंपल सी बात कहता है, पेनल्टी की बात करता है। क्या पेनल्टी की बात करता है? कि भाई अगर कोई भी गिव या टेक करता है तो उसको 5 साल मिनिमम है, नॉट लेस देन, यानी कि मिनिमम 5 साल की सजा या उससे ज्यादा ही होगी, है ना, और फाइन नॉट लेस देन 15,000 रुपए और द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डाउरी विच एवर इज मोर। अब यहाँ पे जो शब्द आपको अंडरलाइन करना है बेयर एक्ट में, जो समझना है, अगर आपसे क्वेश्चन आए डायरेक्टली कि व्हाट इज द पेनल्टी, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ पेनल्टी प्रोवाइडेड अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो सेक्शन 3 में पेनल्टी दी गई है। अब उसके लिए आप एक चार्ट बना सकते हो। कैसे? पहला केस जहां पे गिव और टेक हुआ है, लेन देन हुआ है, लेन देन हो गया है, वहां पे सजा कितनी है? नॉट लेस देन 5 years और 15,000 या अमाउंट ऑफ डाउरी वाला फाइन। ठीक है, लेकिन जहां पे अभी आपका लेन देन नहीं हुआ है, मात्र अग्री हुए हैं, डिमांड हुई है, उस केस में आ जाता है सेक्शन नंबर 4। यानी कि अगर आपका पेनल्टी वाला क्वेश्चन आता है, आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियरली यहां पे बतानी है। डाउरी डिमांड के लिए लेन देन होना आवश्यक नहीं है। डिमांड अपने आप में स्वतः ही क्या मानी जाएगी? इस एक्ट के अंदर क्रिमिनल मानी जाएगी, पीनलाइज्ड है, दंडनीय है। ठीक, तो ये चीज स्पष्ट करके फिर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को हमें यहाँ पे लिखना है। आई होप इतना आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो देखो ये वाली चीज मैंने इधर लिखी है,
कि आपको ये कोरिलेट करने हैं प्रोविजंस। अगर आपसे क्वेश्चन सीधे पेनल्टी को लेके है, डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स, सेक्शन 3 आप लिख के आ गए, वो अधूरा होगा। सेक्शन 3 सेक्शन 4 दोनों आपको लिखनी है। गिविंग और टेकिंग शब्द लेन देन हुआ तो ये सजा है 5 साल 15,000 रुपए फाइन। और अगर सिर्फ डिमांड हुई है, सिर्फ डिमांड भी पनिशेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, जो हमारे इस को लिखने वाले, ये विधि बनाने वाले जो लोग थे, उनके द्वारा इंटेंशन क्या थी कि जो लोगों की सोच है कि आज तो हमारा लड़का भैया प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन गया है, ठीक है, तो कोर्ट बाबू बन गए हैं, या ये तो भाई फलाना आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, एसडीएम बन गया। ये इंटेंशन जो बातों बातों में डिमांड भी हो जाती है, वो भी हमने पीनलाइज करी है। ये बात अलग है। सिर्फ डिमांड की पनिशमेंट कितनी है? 6 माह से 2 साल और फाइन अप टू 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे अपना दिमाग वकालत वाला अभी नहीं लेके आना, कल को प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन गए तब चलाना। ये साबित कैसे होगा? डिमांड को साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गिव एंड टेक दिखाया जा सकते हैं ट्रांजैक्शन, डिमांड साबित होना मुश्किल है। लेकिन अभी जो हमारा लॉ पेपर 3 का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा नैरो डाउन कर लेते हैं, दिमाग को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सोचते हैं क्या कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द पेनल्टी, है ना, अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो उसके लिए सेक्शन 3 सेक्शन 4, और सेक्शन 4 को आप ये कहेंगे कि देखो कितना बढ़िया एक्ट है, इसके अंदर डिमांड कितना वाइड किया है स्कोप, कि जो आइडियोलॉजी है, जो समाज की सोच है, उसको भी पीनलाइज करने की कोशिश की है कि मेयर डिमांड भी ना हो। समाज में जो डिमांड करने की हमारी एक टेंडेंसी है, इसको भी कर्ब करने की कोशिश की गई है। ठीक, और यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, क्या इसके कोई एक्सेप्शंस भी है क्या? ठीक, तो यहाँ पे हमने, अगर देखो सिर्फ अब यहाँ पे अगेन जो ये मैं पिन पॉइंट करना चाहती हूँ, वो क्या, अगर आपका क्वेश्चन स्वतः ये कहता है गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, क्वेश्चन में अपने आप सिर्फ गिविंग और टेकिंग डाउरी है, तो सिर्फ सेक्शन 3 लिखेंगे। हमें पता है, आपको पता है सेक्शन 4, पर आपका क्वेश्चन डिमांड नहीं कर रहा। हमारे साथ मेंस लिखते हुए कई बार ये दिक्कत होती है कि हम ये नहीं फिगर आउट कर पाते कि कहाँ रुकना है। भाई मुझे तो सब पता है, सब लिख के आएंगे, सब नहीं लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन, जितना पूछो उतना लिखा है, हमें पता है, तुम्हें पता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली है गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, तो यहाँ पे हम सिर्फ सेक्शन 3 लिखेंगे। जनरल क्वेश्चन है पीनल प्रोविजंस क्या है, सेक्शन 3 सेक्शन 4 दोनों लिखेंगे, ठीक है। अब बात आती है क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो जूता चुराई पुरुषोत्तम आप लिख देना, ठीक है, मतलब वो वॉलेंटरी है, और ये एक तरीके का आपको कोई कस्टमरी है एंड खेल कूद वाली चीज है, प्रॉपर लिस्ट। ये आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे डिमांड नहीं है, वॉलेंटरी है, और जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके अप्रॉक्स आपने शादी का स्टेटस कर दिया। भाई ठीक है, भाई लड़का आईएएस है, तुम्हारे घर में सारे कमिश्नर बैठे हुए हैं, तुमने बढ़िया 5 स्टार होटल में शादी कर दी, और बाद में फिर लड़की कहे कि मेरे से तो डाउरी डिमांड हुई है, तो ये चीजें कोर्ट देखेगा, है ना, ये कोर्ट देखेगा फैक्ट्स कि क्या वो प्रोपोर्शनेट था, आपका सामाजिक स्तर ही ऐसा था, डिमांड नहीं थी, है ना, तो उस चीज को हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे वही वाली बात है कि आपको अगेन ये 2 केसेस हैं, अगर ये सेक्शन पीनलाइजेशन वाले पूछे जाते हैं 5 नंबर में, और आप कोई केस नहीं भी लिखते हो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान मत करना कि मैं सारे केसेस याद करूं, ओके। सो यहाँ पे मैंने केसेस दे दिए हैं, बट अगेन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसको बहुत याद करो, इसीलिए आपके सामने होंगे, पढ़ के एक बार देख लेना, याद करने का मन होगा, कैपेसिटी है याद करने की तो कर लेना, ओके। अब हम आगे बढ़े, अगर रिलेटिंग टू, देखो सेक्शन 4 मैंने स्पेसिफिकली 2 क्वेश्चन आपके लिए अलग अलग से ड्राफ्ट किए हैं, सेक्शन 3 गिविंग टेकिंग और डिमांडिंग डाउरी। क्वेश्चन सिर्फ डिमांडिंग डाउरी के बारे में है, तो हमें किस बारे में बात करनी है, सेक्शन 4। मियर डिमांड भी हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एज डाउरी, अभी एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ, ठीक,
उसका हमारा ये पर्टिकुलर चीज है, ऑब्जेक्ट क्या होगा इसको हमें देखना है। यहाँ पे अगेन आप सतबीर को भी डाल दोगे ना तो भी चल जाएगा कि भाई इसको आप सतबीर वाले केस को कहीं पे भी डाल देना, 2021 का है, जब कुछ समझ में ना आए तो सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा डाल देना, चल जाएगा, वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का है। ओके, अब यहाँ पे डिमांड फॉर डाउरी में एक और केस जो थोड़ा अच्छा है, वो प्रेम कंवर वाला है। देखना चाहो देख लेना, अदरवाइज इवन सतबीर इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 सेक्शन 4। आई होप क्लियर है किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से डिस्टिंग्विश करना है कि कितना अपने आप को रोकना है और कितना लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स देते हुए। अब मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स देती हूँ, ठीक है, आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल आलस नहीं करना, माइक खोल के सब एक साथ बोल दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी पहली प्रॉब्लम बिहार में आ चुकी है, अपनी मर्जी से ये वाली मैंने नहीं बनाई है। बिहार में ये प्रॉब्लम आई एग्जाम में, पहले डाउरी वाला क्वेश्चन था, डाउरी क्या होती है एक्सप्लेन करिए, एसेंशियल्स बताइए, और फिर उसका सब पार्ट था ये कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने दामाद को शादी में BMW गिफ्ट करी एट द टाइम ऑफ मैरिज, क्या ये डाउरी है, एक्सप्लेन। अरे कुछ भी हाँ ना कुछ तो बोलो, BMW मिल रही लड़कों को, लड़के सपोर्ट करो, डाउरी नहीं है, लड़कियां कहो हाँ डाउरी है, हमारे पास खर्चा हो गया। According to section 3 subclause 3. वाह, पायल इज वेरी हैप्पी। मैम डाउरी है, डाउरी दिया है। हाँ जी, डाउरी है मैम, डाउरी है। ओके, व्हाई डू यू थिंक ये डाउरी है? मैम गिविंग एंड डाउरी टेकिंग नहीं है मैम, वैसे गिविंग में। गिविंग है ना, और इन कनेक्शन विद मैरिज है, एट द टाइम ऑफ मैरिज है, पहले देता बाद में देता, हाँ, चलो इवन पहले इन ठीक द है। सेंस जब वो जॉब वॉब अगर इनके अंदर ही कर रहा था, इंडस्ट्री के अंदर, हम्म, तब देता तब भी ठीक है, लेकिन मैरिज के टाइम पे दे रहा है तो गिविंग है, टेकिंग भले ही नहीं है पर गिविंग है। ठीक है, पायल आप क्या कह मैम रहे हो? वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है मैम यहाँ पे क्वेश्चन मांग नहीं है, में कि गिफ्टेड है। यहाँ मांग नहीं है और उनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो BMW दे सकते हैं, तो सेक्शन 3 में ये आता है कि अगर बिना मांग के कैपेसिटी के हिसाब से दी गई है तो वो डाउरी नहीं है। ठीक है, ओके, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी क्लियर है या अभी भी ब्रेक हो रही है? होनी तो नहीं चाहिए। क्लियर है मैम। ओके ओके, तो देखो आप, अब जैसे आपने कहा या पुरुषोत्तम ने कहा, आप दोनों ही कंक्लूजन्स दे सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं, कोशिश करना अगर आप इनको मास्टर कर लो तो आपकी स्कोरिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर ये 5 नंबर में आया है और आपका एनालिसिस, मैं सही बता रही हूं, अगर आपका लीगल इशू और एनालिसिस एकदम अप टू मार्क है, आपको 4 नंबर तक, 4 4.5 नंबर तक एग्जामिनर देता है। दिस इज लाइक अ मैथ्स का एग्जाम। ठीक, अब यहाँ पे जैसे पुरुषोत्तम ने लास्ट में जाके बोला कि ये डाउरी है और आप बोल रहे हैं कि नहीं है, मैं आपको एक ये कहूंगी कि इस तरीके के अगर क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको क्लियर कट प्रॉब्लम में कोई डिमांड नहीं दिख रही है या कोई एसेंशियल मिसिंग दिख रहा है, तो आप एक प्रिजम्पशन डाल सकते हो कि ये इस प्रॉब्लम को देखते हुए, गिफ्ट शब्द देखते हुए, ये डाउरी डिमांड नहीं लग रही। बट इफ द फैक्ट्स आर कि ये डिमांड की गई है, तो ये डाउरी की परिभाषा में जाएगी। अब इसको आप लिखोगे कैसे? लिखोगे ऐसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले करना होगा, या तो आप रेलिवेंट प्रोविजंस को ऊपर डालिए या फिर जो इशू है या एनालिसिस ऑफ आपकी प्रॉब्लम है ना, उसको डालिए। आपके सामने 2 लाइन में प्रॉब्लम आई, इसको लिखने का तरीका ये है, आप सबसे ऊपर या तो रेलिवेंट प्रोविजंस डाल दीजिए या लीगल इशू डाल दीजिए। ठीक है, जिसको मैं कहती हूँ एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम या एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, आप कुछ भी उसमें एक हेडिंग डाल के बता सकते हो। तो रेलिवेंट प्रोविजंस का हल्का जिक्र करिए, फिर ये बताइए कि क्या यहाँ पे ये जो इशू है कि वेदर दिस अमाउंट्स टू डाउरी और नॉट,
उसको एनालाइज करिए कि पूरे प्रॉब्लम में कहीं पे भी डिमांड या कोअर्जन नहीं दिख रहा है। शब्द यूज हुआ है गिफ्ट, लेकिन अगर ये गिफ्ट शब्द ना होकर या ये गिफ्ट कोअर्जन के अंदर किया गया है, किसी दबाव के अंदर किया गया है, तो ये डाउरी के साथ काउंट हो जाएगा। ठीक, देखो अगेन यहाँ पे कौन सा केस आ गया आपका, सतबीर सिंह वाला केस आ गया। सतबीर एक ऐसा केस है जिसको आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में किसी भी आंसर में चिपकाएंगे चल जाएगा। हाँ जी पुरुषोत्तम जी बताइए। मैम सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग तो कहीं नहीं लिखा है डिमांड। सेक्शन 2 में तो केवल ये लिखा है ना कि गिविंग और टेकिंग, और वहां लिखा भी है पेरेंट्स भी अगर कुछ दे रहे हैं तो उसे भी डाउरी में काउंट किया जाएगा। इन दिस सेक्शन डाउरी मींस प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पार्टी टू मैरिज टू अनदर पार्टी टू द मैरिज। तो गिवन और टेकिंग दोनों हो गया ना, और यहाँ पे मैरिज के समय पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो दे रहा है, तो फिर कैसे से मैं, मतलब डिमांड वर्ड वहां यूज नहीं हुआ है तो कैसे मैं इसे डिफेंड करूंगा कि हाँ, ये आपको डिपेंड आप ऐसे करेंगे क्योंकि जो हमारे केस लॉज हैं और जो एक इंटरप्रिटेशन निकल के आया है ना इन सभी प्रोविजंस का, उसमें डिमांड की बात की गई है। ठीक है, उसको आप एक बार ये पीडीएफ देखना, फिर से आप अपने आप देखना पुरुषोत्तम आराम से। लेकिन पुरुषोत्तम मैं यहाँ पे आपको अगेन ये बात कह रही हूँ, अगर आपने लास्ट में कंक्लूड ये कर दिया कि ये डाउरी थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तब भी 4 4.5 नंबर मिलेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, क्योंकि आपके लीगल प्रोविजन का वहां पे मेंशन्ड होगा, आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किया ये आपकी खूबी है। ये तो अच्छी बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन रहे हो तुम, अड़े हुए हो कि हाँ है ये डाउरी, बिल्कुल सजा करा के मानेंगे। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि मैम इसका मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है? दोनों में से किसी का इंटरप्रिटेशन है कि यार तुम लॉ के स्टूडेंट्स हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। है, लॉ में कभी कुछ सही गलत हुआ है? सुप्रीम कोर्ट एक बार कहता है कि ये होगा, फिर कहता है ये नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉ। बस बात ये है आपने अपना इंटरप्रिटेशन रीच करने के लिए एविडेंस क्या दिया, सेक्शन पे रिलाय किया या प्रोविजन पे रिलाय किया। कभी भी एग्जाम हॉल से बाहर निकल के प्रॉब्लम डिस्कस करके दोस्तों के साथ डिप्रेशन में मत चले जाना, यार मैंने तो इसमें कह दिया ये डाउरी नहीं होगी, या मैंने तो कह दिया डाउरी होगी और मेरा दोस्त लिखाया है डाउरी नहीं होगी। आपने कैसे एनालाइज किया? मान लो ये क्वेश्चन आया, मैं जाके एग्जाम में लिखा यस दिस अमाउंट्स टू डाउरी, नो दिस डजंट अमाउंट टू डाउरी, मुझे 0 नंबर मिलेगा। लेकिन मैं इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंची? आप दलील देने वाले प्रोसिक्यूटर बन रहे हैं, एग्जामिनर आपकी तार्किक शक्ति देखना चाहता है। दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। मैं पर्सनली जब ये मैंने आपके लिए बनाया है पीडीएफ, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन किया है कि लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन नेक्सस विद मैरिज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिमांड। मैंने कोई क्लियर कट यस या नो नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया कि आप लोग ये इस कंक्लूजन पे जल्दी से मत आ जाओ यार मैं तो गलत अभी तक सब इंटरप्रेट करके आई हूँ। ठीक है, मैं आपको अगेन ये कह रही हूं, मेंस के आंसर में आपके कोर्ट में केस आप जीते या हारे वो मैटर नहीं करता, केस आप कैसे लड़े वो मैटर करता है। इस एटीट्यूड के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग रखना। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, फोकस आपका एनालिसिस है। प्रोविजन आप यहाँ पे लिख के आ जाओ 6 सेक्शन 6 तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए इस बात पे मत अड़ो कि ये सही है और ये सही है। एनालिसिस क्या है, दलीलें क्या है, और उसको आपने किससे सपोर्ट किया। मान लो पायल ने यहाँ पे सतबीर का केस लिख दिया और सतबीर के केस में पायल ने इस चीज को बोला कि कोई डिमांड या कोअर्जन नहीं था, ये पॉइंट उठा लिया, और वहीं पुरुषोत्तम ने सतबीर के केस में ये बात को उठाया है। दोनों ने सतबीर का केस लिखा कि लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए समाज में ईविल खत्म करने के लिए, और इसलिए इस प्रकार का एट द टाइम ऑफ मैरिज गिफ्ट दिया जाना डाउरी अमाउंट करेगा। नंबर दोनों को बराबर मिलेंगे, डिस्पाइट आपका कंक्लूजन अलग है। ठीक, इस डाउट को दिमाग में नहीं आने दो, फोकस करो एनालिसिस पे और अपने एनालिसिस को सपोर्ट करो सेक्शन से, केस लॉ से। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में एक केस दिमाग में बिठा लो, सतबीर, मेहर के साथ फरूक, स्त्री धन के साथ हकम, ये याद कर लो। 2-3 बार आज बोलोगे, रात तक याद हो जाएंगे एकदम बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत सारा रह गया, मेरे एम्बिशंस पता नहीं क्या क्या कराने के आज आपको। ठीक है, सो प्रॉब्लम नंबर
2 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 इज फादर अग्री करते हैं टू मैरी डॉटर ओनली इफ ग्रूम सिस्टर मैरीज टू हिज सन। यानी कि एक व्यक्ति है ए, वो ये कहता है बी से कि जो मेरी बेटी है एक्स, उससे तेरी शादी तभी होगी जब ये जो वाई है ये मेरे बेटे जेड से शादी करेगी। और ये वाई कौन है? इसकी बहन है। क्या ये डाउरी है? ये ट्रिकी है, ये भी बिहार में आया है, ये भी मैं अपनी मर्जी से ये नहीं कोई दे रही। प्रॉपर्टी नहीं है मैम, इसलिए डाउरी नहीं है। ओके, आपका कहना है ये अपने आप में डाउरी नहीं है क्योंकि कोई प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात नहीं हुई है। ओके, एनीवन एल्स? ओके, नरगिस भी कह रही है ये डाउरी नहीं है। ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शब्द भूल गए, एक उस पर फोकस किया जा सकता है। मैम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो हमें जो उसको लाइट लेना है, उसे रीड करना है प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और कभी भी कोई लड़का या लड़की वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, तो रीड विद तो उसी के साथ किया जाएगा ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस हिसाब से ये नहीं हुआ डाउरी किसी भी हिसाब से। ओके, अच्छा, लेकिन इसका जो एक कंक्लूजन आ रहा है बेस्ड ऑन दीज 2 केसेस, ठीक है, इस पे मेरा भी देखो पर्सनल मेरा भी ओपिनियन यही था जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि ये डाउरी नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है, एक केस इन दोनों में से कोई सा याद कर लेना, एलवी यादव वर्सेस शंकर राव, ठीक। और ये थोड़े से आपके साउथ इंडिया के सेटअप के हैं, ठीक। इन केसेस को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको डाउरी माना है, इस पे डायरेक्ट है, लाइक क्लियर कट ये केसेस कह रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एलवी यादव या राजगोपाल असावा, हल्का सा इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना, बिहार में क्योंकि आया है। अगर सपोजिटली आ जाता है और आप लास्ट में कंक्लूजन ये भी देते हो कि डाउरी नहीं है, इन केसेस का जिक्र कर देना, क्योंकि इन केसेस में इस प्रकार की डिमांड्स, हाँ तो इस प्रकार की जो डिमांड्स होती हैं जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं है लेकिन डिमांड है इनडायरेक्टली, सामने वाले के ऊपर दबाव या प्रेशर क्रिएट कर रही है। अगेन सतबीर में लिबरल इंटरप्रिटेशन जो हो गया है ना, ये अभी 2020-21 के टाइमलाइन पे बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि बहुत ज्यादा लिबरली इंटरप्रेट किया है विमेन राइट्स को अपलिफ्ट करने के लिए। तो बहुत सारी डिमांड्स जहां पे even though there is no direct demand for dowry but mere demand by the husband कि भाई तुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रहना है, वो उसको भी दबाव की तरह देखा गया है। तो ये थोड़ा नाजायज लगता है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, डीपर डिस्कशंस में नहीं जाते। इन केसेस को हल्का सा याद करते हुए ये देख लेना कि ये बिहार में पूछा है। एंड मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कल ही आपके लिए बनाया था, तो इवन आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस कंक्लूजन, बट मुझे लिखना पड़ा, सो थोड़ा देख लेना, ठीक। इन 2 केसेस को हल्का सा ध्यान में रख लेना क्योंकि हम फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और ये 2 केसेस इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ओके, जाधव और गोपाल आसवा। अगेन लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक बात होती है कि मान लीजिए आप में से कोई किसकी शादी करा है, कि आप में से एक लड़की है कोई, और वो बन गई है एकदम हाई कोर्ट की जज बन गई है, हाई कोर्ट की जज बन गई, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। और उसके माँ बाप अब एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम लड़की की शादी इस फलाना होटल में करेंगे, वहां पे ग्रीक आइलैंड पे जाएंगे, एंड ये चीज देंगे, एक प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया देंगे, सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट करवा देंगे। तो क्या इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट जो एश्योर करता है एक लैविश मैरिज, कि यदि आप हमारे घर में रिश्ता लेके आते हैं और हमारी बात फिक्स होती है तो हम आपको प्रॉपर, उसने अपने उसमें डाला हुआ है ये जीवनसाथी.com, शादी.com, इन सब पे, तो हम आपकी इतने करोड़ की शादी करेंगे, हेलीकॉप्टर से दूल्हे को बुलाएंगे, क्या ये भी डाउरी है? हाँ जी, क्या लगता है आपको? इसके लिए हम अब आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे
अब हम सेक्शन 2 सेक्शन 3 वाले खेल से बाहर आते हैं और सीधी सीधी बात एक याद रख लेना, देयर इज अ बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। सेक्शन 4A, सेक्शन 4A ऐड किया गया है 1986 में, है ना। और ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइज करता है न्यूज़पेपर में, जर्नल में, किसी अन्य मीडिया के द्वारा, जो बात करता है कि वो मेरी इतनी संपत्ति है, मैं बिजनेस में शेयर दे दूंगा एज अ कंसिडरेशन मैरिज में, आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओगे, सर्कुलेट करता है यदि कोई व्यक्ति, पब्लिश करता है इस तरीके के, तो उसको भी देखो पीनलाइज किया है, पीनलाइज किया है वो 6 माह से 5 साल तक, और उसका दंड 15,000 रुपए तक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कोर्ट को पावर दी है, हमारे मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ गई कि एडवर्टाइजमेंट किया है, अभी आप में से आधे लोग, अगर आपने बहुत अच्छे से मेंस के हिसाब से अपने इन पेयर एक्ट्स को नहीं कवर किया, तो सेक्शन 2 के हिसाब से इसमें डिमांड, नेक्सस ऑफ मैरिज, वो सब लिख के आओगे। लेकिन एग्जामिनर के पास जो ब्लूप्रिंट है वो क्या ढूंढ रहा है? इस सेक्शन का जिक्र ढूंढ रहा है, ठीक। तो सेक्शन 4A क्या कहता है कि यहाँ पे इसको हम भले ही डिमांड फॉर डाउरी नहीं मानेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली बैन है, उसने ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 4A ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक। स्पष्ट है, क्लियर है। इन सबको एक बार ये आपके सामने PDF होगी, जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में होगी, जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में होगी, जस्ट गो थ्रू इट वंस। थके तो नहीं हो अभी तक? माय एम्बिशंस वर टू हाई, बस थकना मत, ओके। सो यहाँ पे बात आती है कि रिटन अग्रीमेंट टू गिव शेयर इन बिजनेस आफ्टर मैरिज, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम के लिए एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी का रिश्ता आता है, वो कहते हैं क्या तैयारी में लगे हुए हो बेकार की, हैं क्या नौकरी वोकरी करोगे, मैं तुम्हें बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा। सुन के अच्छा लग रहा है, पर क्या ये अग्रीमेंट लीगल है? क्या इस तरीके का अग्रीमेंट हो भी सकता है? शब्द देखना, प्रॉब्लम यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रही ये डिमांड है कि नहीं, ऑफेंस है कि नहीं, ये बात कर रही है किस चीज के बारे में? इस प्रकार के रिटन अग्रीमेंट के बारे में। क्या लगता है? ओके, सेक्शन 5 साफ साफ डाउरी है मैम। डाउरी अभी क्वेश्चन में देखो ये पूछा ही नहीं है डाउरी है कि नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है वेदर सच एन अग्रीमेंट कैन बी मेड, क्या इस प्रकार का अग्रीमेंट हो सकता है? वॉइड ही रहेगा मैम। नो मैम। हाँ, इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज वेल एज, आप मान लीजिए अब आपने ये, आपको याद नहीं आया सेक्शन 5 में क्या दिया हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिख दिया तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप सेक्शन 5 लिखते हो तो आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, क्योंकि सेक्शन 5 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सीधे सीधे कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट फॉर टेकिंग डाउरी शैल बी वॉइड। तो पुरुषोत्तम ने जैसे बोला ये डाउरी है, आप अपने आंसर में ये लिख सकते हो कि बिकॉज इस प्रकार का ऑफर या डिमांड करना अमाउंट्स टू डाउरी, तो ये अग्रीमेंट नहीं हो सकता। क्या होगा? ये वॉइड होगा, ठीक है। दिस मच इज क्लियर। सबसे पहले बैकग्राउंड देखा, डाउरी समझा, डाउरी के क्या एसेंशियल्स हैं ये समझे, उसके बाद देखा मेहर की क्या स्थिति है, स्त्री धन की क्या स्थिति है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि अच्छा क्या पेनल्टी है, सिर्फ गिविंग और टेकिंग पे है, डिमांड पे भी है। फिर हमने देखा क्या एडवर्टाइज कर दें कि भैया हम तुम्हें अपना इतना तुम्हें वारिस बना देंगे, शादी कर लो हमारे लड़के से लड़की से, वो भी गलत है ना, उसको भी पीनलाइज किया हुआ है, बैन किया हुआ है। और फिर अगर आप रिटन में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, या कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा बाय द वेरी सेक्शन 5, ठीक। अभी देखो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें, हम सिर्फ सेक्शन 5 तक पहुंचे हैं, और अगर आप इसे खुद से करोगे इस एक्ट को, आई कैन बेट आप इसको 10-15 मिनट में, हाँ इसमें है क्या, ये चीज है,
बट द पॉइंट इज जब हम मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं और हमें एक ग्रुप मिल जाता है, एक थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि अच्छा इस तरह से पढ़ना है, तो अब आई कैन बेट कि आप दोबारा जो दूसरे एक्ट्स उठाओगे वो भी अब आप इतनी जल्दी नहीं पढ़ोगे। प्रीलिम्स में चल जाता है आधे घंटे में रिविजन, पर मेंस के लिए कॉन्सेप्ट्स चाहिए, कुछ केसेस चाहिए, कुछ हमें एसेंशियल्स, एक डायग्राम मिल जाए कि अच्छा ये चीज है। ओके, तो अभी यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके घर में शादी हुई और लड़की को जब वो आई खूब सारे गिफ्ट्स मिले, ठीक है, फलाना आपके घर में चाची आई, उन्होंने सोने की माला दे दी, कोई ब्रेसलेट ला रहा है, और कुछ नहीं आपकी बहन बहुत बढ़िया कहीं पे ऑफिसर थी, बढ़िया उसका बिजनेस चल रहा था, वो डायमंड लेके आई है इटली से, और वो सारे के सारे लाके सासू माँ को दे रही है उसकी। मतलब यहाँ पे अगर लड़की बैठी हुई है, यहाँ पे उसकी सासू माँ बैठी हुई है, सो दिस इज द गर्ल, दिस इज द मदर इन लॉ। तो सारे के सारे सामान ये अपनी यहाँ पे एक टोकरी रख के उसमें जमा कर रही हैं, तो क्या होगा? ठीक है, ये डाउरी है नहीं है क्या है, इसके लिए भी कुछ प्रोविजन किया है, क्योंकि हमारे जो फ्रेमर्स थे, इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाने वाले लोग थे, वो समझ चुके थे भाई शादी है, भारत में शादी है, गिफ्ट्स का लेन देन तो होगा। लेकिन एक सेक्शन 6 डाला गया कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं जो कि ब्राइड के लिए गिफ्ट जैसा था, तो ऐसे में कोई डाउरी अगर आपने रिसीव करी भी है, कोई गिफ्ट रिसीव किया है, तो विद इन 3 months आपको वो ब्राइड को ट्रांसफर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो लड़की के पिताजी हैं, उन्होंने एक मोटरसाइकिल लड़के के नाम पे गिफ्ट कर दी, लड़के के नाम पे दे दी कि ये शादी में, द एक्ट सेज सो। अब इसका प्रैक्टिकली कितना इन्फ्लुएंस होता है, कितना चलता है, वो अलग अलग कहानी है, लेकिन ये एक्ट आपको बाध्य करता है कि अगर ये साबित हो भी जाता है, अगर ये पता चल भी जाता है कि डाउरी हुई है, डाउरी का लेन देन हुआ है, तो ये ग्राउंड तो नहीं है अपने आप में कि शादी खत्म ही हो जाएगी, है ना। तो ऐसे में ये प्रोविजन है कि अगर डाउरी रिसीव हुई है बाय द पर्सन अदर देन द वुमेन इन कनेक्शन विद दोज मैरिज इट इज गिवन, द पर्सन शैल ट्रांसफर इट टू द वुमेन। अब वो 3 महीने में, अगर वो शादी से पहले हुई है तो 3 महीने आफ्टर मैरिज, अगर वो एट द टाइम ऑफ मैरिज हुई है 3 महीने आफ्टर द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट, अगर वो हमारे आफ्टर अगर वो लड़की माइनर थी, है ना, तो जब वो 18 इयर्स की हो जाए तो उसके 3 महीने तक। इससे डायरेक्टली एज सच कोई क्वेश्चंस अभी तक मैंने कहीं पे नहीं देखे हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है, हल्का फुल्का सा आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है सेक्शन 6, है ना। और यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, ये देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज डाउरी टू द वाइफ अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो इस तरीके से आपको पूरा सेक्शन 6 इसमें लिखना होगा। ये क्वेश्चन एज सच मैंने कहीं पे सेक्शन 6 से आते हुए नहीं देखा है, ठीक। लेकिन एक समस्या जो मैंने महसूस करी है, जो आपसे पूछी जा सकती है प्रॉब्लम के तौर पे, वो ये कि अगर मान लीजिए महिला की डेथ हो जाती है, हाँ, तो व्हाट विल हैपन। ये सारी संपत्ति जो एज अ डाउरी अगर कहीं किसी शादी में गई भी है, ये वाइफ के नाम पे होनी चाहिए, वो एक्सक्लूसिवली वाइफ की होगी, और वो फिर उसके ही एयर्स के पास जाएगी। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के पास जाएगी, और अगर बच्चे नहीं हैं तो उसके पेरेंट्स के पास जाएगी, ठीक। ये चीज हल्की सी कॉन्सेप्ट की है, मैंने बहुत एग्जाम्स में नहीं देखी, रिसेंटली भी कोई केस लॉ नहीं इस पे मैंने पढ़ा है। एक ये प्रतिभा रानी वाला केस है, ये मैंने एक जगह पे देखा, फिर उसके राउंड अबाउट ये 2 केसेस निकले हैं। मैं अभी भी ये कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेक्शन 6 को ध्यान में रख लेना,
ठीक है। सेक्शन 6 किस बारे में बात कर रहा है कि अगर किसी शादी में डाउरी ली भी है तो वो सारी की सारी डाउरी लड़की के नाम हो जाएगी। तो लड़कियां खुश हो सकती हैं, लड़के उदास हो सकते हैं, सब कुछ होते हुआते भी सब नाम लड़की के हो जाएगा। उसके बाद लड़की फिर डिवोर्स का केस डालेगी और फिर कहेगी अब अपना भी मेरे को दे दे। सो दैट इज इनजस्टिस। कोई बात नहीं, क्या करें, इतने सालों से आपके पूर्वजों ने महिलाओं पे इनजस्टिस की है, वी कांट हेल्प इट। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 7। सेक्शन 7 से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये सीधे सीधे देखो प्रोसीजर की बात करता है। अगेन प्रोसीजर को लेके भी मैंने बहुत क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता बहुत इफेक्टिव क्वेश्चंस बनते हुए देखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके शुरू के 5 ही प्रोविजंस है, स्पेशली सेक्शन 2 और प्रॉब्लम्स की, क्या डाउरी है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम में है तो हम हल्का सा देखेंगे कि भाई इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर इसका कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 7 में दिया हुआ है। और सेक्शन 8 क्या कहता है कि ये सारे के सारे ऑफेंसेस कैसे हैं, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। ये सब चीजें हल्का सा आप ध्यान में रख सकते हो। सेक्शन 6 क्या बात कह रहा है, सेक्शन 7 सेक्शन 8 प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ऑफेंस है कैसा है, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल है। क्यों, क्योंकि ये एक सोशल ईविल को दर्शाता है। अब जो मुझे लगता है कि आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो बीएनएस में बने, बीएनएसएस में बने या फिर आपके डाउरी प्रोहिबिशन में बने, वो है आपका अर्नेश कुमार का केस, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सीधे सीधे देखो, डायरेक्टली तो ये क्वेश्चन डाउरी प्रोहिबिशन पे नहीं है, लेकिन जो धाराएं लगी थी वो 498A क्रूएलिटी और डाउरी डिमांड की थी। तो इसीलिए ये यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कहीं पे आंसर में सपोर्ट हो रहा है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया पनिशमेंट के रिगार्डिंग या किस तरह से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का स्कोप है, एनालाइज करिए, जनरल प्रोविजंस एक बार डिस्कस करिए। तो अर्नेश कुमार का केस अगर आप डालते हैं, जहां पे बोला है, गाइडलाइंस दी हैं कि जस्ट बिकॉज आपके सामने कंप्लेंट आ गई, मान लिया कॉग्निजेबल है, आप सीधे जाके बिना नोटिस के अरेस्ट नहीं करेंगे लड़के और लड़के के परिवार वालों को। ठीक है, सो ये एक अच्छा केस है। क्वेश्चन की डिमांड को देखिएगा, समझिएगा, ये केस बीएनएस, बीएनएसएस और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सभी पे लागू होगा। अब एक क्वेश्चन जो ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, स्पीड अप तो नहीं लग रहा, आई होप आप सबके दिमाग में बैठ रहा होगा अभी तक का, ये 3-4 क्वेश्चन बहुत मेजरली नहीं बन रहे, इसीलिए मैंने इनको स्पीड में कवर अप किया है। पीडीएफ आपको मिलेगी, उसको एक बार देखोगे याद रह जाएगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। और ये क्वेश्चन मैंने सर के साथ डिस्कस करके बनाया कि क्या अगर सेक्शन 8A, सेक्शन 8A देखो किस बारे में बात कर रहे हैं, सेक्शन 8A बात करता है कि अगर हम बात करें डाउरी की, कि ये जो केस हुआ है डाउरी का, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है किसके ऊपर, जो व्यक्ति प्रोसिक्यूट हुआ है, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा है कि इसने डिमांड करी है ना, इसने हमारे ऊपर कोअर्जन किया है। तो ऐसे में क्या ये प्रावधान हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कुछ कुछ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से भी मिलता जुलता है ना, बट बिल्कुल परेशान नहीं होइए, कंफ्यूज नहीं होइए इस चीज में। एक क्वेश्चन हमने बनाया है, हाइपोथेटिकल है, आज तक नहीं पूछा गया, हल्का सा इसको आप पढ़ के देखिएगा। एक केस जो इस पे मुझे दिखा है वो ये कि ये आपका चैलेंज हुआ था 1994 में, पुराना है, रीसेंट नहीं है, तो चांसेस कम बन रहे हैं, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो रिवर्स बर्डन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी दिए हुए हैं इसके प्रोविजन, और ये कोई आर्टिकल 14 का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस प्रकार की सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस को देखते हुए, हाँ, और विक्टिम्स को इस क्राइम के प्रोटेक्शन देने के लिए अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे डाल देते हैं, अक्यूज पे डाल देते हैं, तो वो गलत नहीं है। और अपने आप में बीएसए भी इस प्रकार की क्या करता है, सुविधा देता है, इस प्रकार के प्रोविजन करता है। आई होप सेक्शन 8A आपको थोड़ा दिमाग में रह जाएगा। 8A किस बारे में बात करें, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ डाउरी प्रोहिबिशन में किसके ऊपर है, जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया है कि भाई तुमने डिमांड करी डाउरी की। ठीक अब आपके कुछ शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, जो कि हो सकता है एक ये क्वेश्चन
कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स कौन है, राइट अ शॉर्ट नोट। ये आपको 2.5 मार्कर या 5 मार्कर में, 5 मार्कर के लिए तो कंटेंट ही नहीं है इसका, ठीक है, पूछा जा सकता है। सो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हमारा सेक्शन 8B इसके लिए है, जो बेसिकली कुछ सरकार कुछ लोगों को प्रिवेंट करने के लिए ये बनाएगी डाउरी। मेरे को कोई बनता भी है ये, प्रैक्टिकली कोर्ट में मैंने आज तक सुना नहीं है कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कोई बना है, ठीक है। डीपीओ होते तो हैं, बट वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स नहीं, वो तो जुवेनाइल और इन सब के लिए, सभी के लिए रिपोर्ट्स बनाते हैं। चलिए, सो यहाँ पे आपके प्रिवेंट करेंगे डाउरी ऑफेंसेस, वो बेसिकली रिपोर्ट्स वगैरह असिस्ट करेंगे प्रोसिक्यूशन को, स्प्रेड अवेयरनेस करेंगे, इंश्योर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। यहाँ पे एक पॉइंट जिसके ऊपर आप थोड़ा बल दे सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोसिक्यूशन का एग्जाम है, कि दे आर द फ्रेंड्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। 3-4 पॉइंट्स है, सेक्शन 8B हल्के से पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट में आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ये कि इस पूरे के पूरे एक्ट को डिस्कस करिए, एनालाइज करिए, 20 मार्क्स में पूछ लीजिए, पूछा जा सकता है। या फिर ये आपसे पूछ लेते हैं कि क्या ये कंप्लीट कोड है, तो आपको सारे के सारे इसके प्रावधान देने होंगे पहले, कि भाई डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में पेनल्टी दी गई है। 8A बात करता है किस चीज के बारे में, ये बात करता है आपके बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में भी, इवन अग्रीमेंट को वॉइड बोला गया है। लेकिन ये तब भी अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमें पढ़ने पड़ते हैं BNS, एविडेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, BNSS, है ना। सो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है। इसके लिए लाजपत राय सहगल एक केस है, जिसको आप याद रखना चाहें तो रख लीजिए। विद दिस वी आर डन विद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सेक्शन 5 तक बन रहे हैं। आई होप आपको कोई डाउट अभी नहीं होगा। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? सो गए? खाना वाना खा लिया? ओ ऑल क्लियर, ओके। अगर आप चाहो तो मेरी वजह से खाना खाते खाते भी सुन सकते हो, ठीक है। ऐसा मत करना कि दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, भूखे पेट बैठे हुए हो, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अभी मैं एक्सप्लोजिव्स एक्ट पे ना जाकर आपको 2 मिनट का ब्रेक देती हूँ, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक एक्ट हो गया ना, फिर सेक्शंस आपस में मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपके साथ हिंदी एस्से राइटिंग, ठीक है। हिंदी एस्से राइटिंग किस तरह से लिखोगे, मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट शायद जल्दी से करा दूंगी, पर नहीं हो पाया। इट्स ओके। कल हम एक्सप्लोजिव्स और आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव्स में मुश्किल से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और आर्म्स एक्ट उसके साथ ही हम देखेंगे। ओके, आज मैं आपको सारे PDF भेज दूंगी। नेक्स्ट लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 मिनट्स। थोड़ा सा खड़े हो सकते हो चेयर से, पानी वानी पी सकते हो, और उसके बाद फिर हम हिंदी राइटिंग करते हैं। हिंदी एस्से के टॉपिक्स आपके साथ मैं डिस्कस कर देती हूँ, और उसके अलावा फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी एविडेंस एक्ट के, ठीक है। एविडेंस एक्ट के जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, कल का पूरा दिन लो, परसों तक मुझे लिख के दिखा दो, परसों तक मुझे रिव्यू के लिए आप दे दो। एक दिन मैं लूंगी, आपको रिव्यू दूंगी। उससे क्या होगा, अब आपके ऊपर आप बाउंड हो जाओगे। अब जो टाल रहे हो ना कि कल लिखूंगा, यार पढ़ तो लिया मैंने, रिवाइज कर लिया नोट्स से, मेरे पास सब नोट्स हैं, कल लिखूंगा आंसर, वो नहीं होना है। इस क्लास का मेन मकसद यही है। अब मैं आपको एक एक चीज नहीं समझाऊंगी, क्योंकि हम ये मानते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 मिनट्स, और फिर हम आते हैं हिंदी का आप निबंध कैसे लिखोगे। उसके अंदर 2-3 टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ओके, और कुछ कंटेंट भी। चलो।